हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। पिछला बार आप लोग हमारे झारखंड के परिचय को पढ़े, उसमें लास्ट जो वीडियो था आप लोगों का क्या था, झारखंड का ये जीके जीएस पढ़े थे, यानी कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के बारे में। वहाँ पे जब पढ़े आप लोग तो मैं वहाँ पे तो करंट के बारे में नहीं बताई थी। बहुत लोगों का कमेंट था कि झारखंड का लोगो तो चेंज हो गया है, तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा जब झारखंड के से रिलेटेड करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन का अलग वीडियो बनेगा, उसमें मैं आप लोगों को टोटल चीज़ देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोगों का आज से आप लोगों का जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है सिलेबस से, यानी कि सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों का क्या था, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ही हम लोग पढ़ेंगे और हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को झारखंड का परिचय। तो झारखंड के परिचय में आपका इतिहास का परिचय में भी पढ़ना है। यहाँ पे ये है आपका परिचय, इस परिचय में आपका हिस्ट्री का परिचय में पढ़ना है। यह आपका हुआ झारखंड का इतिहास। तो झारखंड का जो इतिहास है उसका इतिहास में आपको ये परिचय को पढ़ना है और परिचय में ही ये जानना है कि ये जो हमारा झारखंड है ये आपका क्या है, झारखंड ये कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा अभी का भूभाग है इसका प्राचीन समय में क्या स्थिति था, क्या था, प्राचीन समय में क्या स्थिति था। अब प्राचीन काल के बाद मध्यकालीन आया, भारत सल्तनत कालीन आया, इसके बाद आपका मराठों का आगमन आया था, मुगल काल आया था, जहांगीर काल आया था, बहुत सारे काल आए थे। हालांकि मैं उतने लोगों के बारे में नहीं बताऊंगी, जो जो यहाँ पे मुख्य है उसको संक्षेप में बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो ये प्राचीन काल के समय में हमारा ये जो झारखंड का भूभाग था उसका क्या स्थिति था, इसके बारे में जानेंगे। तो प्राचीन इतिहास झारखंड का कहता है कि यहाँ पे राजवंशों का ज़्यादा शासन नहीं था, लेकिन दो मुख्य शासक थे। यहाँ पे दो मुख्य शासक थे, एक थे आपके गुप्त शासक और एक थे गौड़ शासक। ये जो आपके गुप्त शासक हैं और यहाँ पे गौड़ शासक हैं, तो गौड़ शासक में एक राजवंशी थे, उनका क्या नाम था, शशांक। ये क्या था, एक राजवंशी था। यही दो राजवंशों का उस समय मतलब चर्चित में थे, या फिर इन लोगों का शासन कहिए तो इन्हीं लोगों का था, और ज़्यादा उल्लेख यहाँ पे तो मिलता नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग मध्यकालीन समय में। ये हुआ आपका मध्यकाल का समय। ये मध्यकाल का जो समय देख रहे हैं ये था क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन। क्षेत्रीय राजवंशों के क्या था, अधीन था। यहाँ पे आप क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन कहने का मतलब समझें। क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन कहने का मतलब था कि झारखंड के मध्यकाल के समय में राजवंशों का शासन यहाँ पे होता था। उसी में प्रमुख राजवंश लोग थे, ये प्रमुख राजवंश लोग थे। छोटा नागपुर खास का नागवंश, छोटा नागपुर खास का आपका क्या था, नागवंश। इसके बाद पलामू का रक्षेल वंश, नेक्स्ट हुआ तो यहाँ पे हुआ आपका प्रमुख में आपका छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्षेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। ये जो आप तीनों राजवंशी लोग को देख रहे हैं, क्षेत्रीय राजवंशी हैं ये लोग भी। तो ये तो उस समय के समय में, यानी कि मध्यकाल के समय में क्या थे, प्रमुख थे, यानी कि इम्पोर्टेंट राजवंशी थे ये लोग। इसके अलावे भी क्षेत्रीय राजवंशी थे, जैसे मानभूम का मानवंश हो गए, पलामू में ही चेरो वंश हो गए, ढालभूम का ढाल वंश, खड़गडिहा राज्य, पंचेत राज्य, ये सब आपके राजवंशी जो थे उस समय के समय में, मध्यकाल के समय में कहिए तो
कि उन लोग का भी शासन था, लेकिन इम्पोर्टेंट यही थे। और ये जो आपका छोटा नागपुर खास का नागवंश जो है ये दीर्घकालिक साबित हुआ। दीर्घकालिक साबित का मतलब आप समझ रहे हैं, ये दीर्घकालिक साबित हुआ, यानी कि मध्यकाल के समय में छोटा नागपुर खास का नागवंश सबसे लंबे समय तक शासन किया। दीर्घकालिक का मतलब आपका यहाँ पे यही होता है। और यहीं पे आपका मध्यकाल के बाद आता है जस्ट सल्तनत काल। तो यहाँ पे हम लोग अब सल्तनत काल पे चर्चा करेंगे। और ये हुआ आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल का जो समय था वो था 1206 से 1526। ये आपका जो सल्तनत काल का समय 1206 से 1526 है, ये लगभग कितने वर्षों का हुआ? 300 वर्षों का। ये आपका लगभग हुआ 300 वर्षों का शासक ना, 300 वर्षों का शासक। तो 300 वर्षों का जब यहाँ पे शासन हुआ, दिल्ली का जो सुल्तान था वो शासन किया, उसमें उसके शासन के समय में झारखंड पे नज़र नहीं था कि मतलब झारखंड को हमको कोई क्षति पहुंचानी है, झारखंड के पे हक जताना है, ऐसा कुछ था नहीं। ये दिल्ली का जो सुल्तान था, शासक था, ये शासक था, लेकिन इसके शासन करने के बीच में, शासन करने के जो बीच में छिटपुट आक्रमण जो हुए वो बाहरी आक्रमण हुए। छिटपुट आक्रमण हुए, ये जो था आपका बाहरी आक्रमण था। तो बाहरी आक्रमण में ही होता है आपका वीरभूमि के राजा द्वारा सिंहभूम पे इसके बाद आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति द्वारा ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके सेनापति द्वारा, सेनापति का नाम था मलिक बयां। ये मलिक बयां द्वारा हजारीबाग पे, ये हुआ आपका। और नेक्स्ट हुआ आपका उड़ीसा का एक शासक था, इसका नाम था कपिलेंद्र गजपति। इसके द्वारा हुआ संस्थाल परगन्ना पे। ये क्या किया कि कपिलेंद्र गजपति जो था उड़ीसा का शासक, वो संस्थाल परगन्ना पे ये किया, मतलब आक्रमण किया सल्तनत काल में ही। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक सेनापति था, वो क्या किया कि हजारीबाग पे आक्रमण किया। मलिक बयां नाम था इसका, वो भी इसी काल में। और वीरभूमि के एक राजा था, वो क्या किया कि सिंहभूम पे आक्रमण किया। ये जो आपका वीरभूम है उस समय के समय में था पश्चिम बंगाल में। ये हुआ। इसके बाद ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे गाथा के अनुसार माना गया है, ये गाथा के अनुसार 13वीं सदी में ठीक है, उड़ीसा का एक राजा था जयदेव सिंह। उड़ीसा का एक क्या था शासक, जयदेव सिंह नाम था उसका। अब बताइए ये क्या करते हैं कि स्वयं को शासक घोषित कर लेते हैं। स्वयं को क्या करते हैं, ये स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लेते हैं। 13वीं सदी में ये क्या करते हैं, स्वयं को, मतलब कि मैं ही झारखंड का शासक हूँ, मैं ही झारखंड का राजवंशी हूँ।
ये यहाँ पे अपने आप को घोषित कर लेते हैं। यहीं पे एक और है, खानदेश का आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय ये क्या किए, खानदेश के शासक है आदिल शाह द्वितीय, इसी समय में सल्तनत काल के ही समय में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपने सेनाओं के द्वारा, सैन्य दल द्वारा खुद को दिल्ली का सुल्तान, ये भी सॉरी यहाँ पे काटना होगा, ये अपने सैन्य दल द्वारा खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। ये क्या करता है, झारखंड का सुल्तान खुद को घोषित कर लेता है, ये भी स्वयं को कर लेता है। तो ये हुआ आपका सल्तनत काल के कुछ संक्षेप। इसके बाद आगे हम लोग चले तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे मुगल काल पे। ये मुगल काल, मुगल काल में भी चर्चा करेंगे। ये हुआ आपका 1526 से 1707, यही टाइम पीरियड हुआ। तो मुगल काल का जो समय था इसमें झारखंड का जो मतलब मुगल काल का झारखंड में समय था, इसमें बाबर भी था, वो था 1526 से 30 तक, और हुमायूं भी था, वो था 1530 से 40 तक। इन लोग यहाँ पे थे 1526 से 1707 के बीच में, ये लोग भी थे झारखंड पे, लेकिन इन लोगों का झारखंड पे नज़र नहीं पड़ा, झारखंड को कोई क्षति नहीं पहुँचा। अभी तक झारखंड की जो सत्ता है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे तीसरा शासक आता है, यह आपका तीसरा शासक अकबर, मुगल शासक है ये, तीसरा मुगल शासक क्या है, अकबर आता है। ये बहुत चालाक बनता है, ये यहीं पे जब इसका जब शासक आ जाता है, शासन करने वाला समय आ जाता है, तो ये क्या करता है कि झारखंड पे नज़र गड़ा लेता है कि हमको अब झारखंड को अपने कब्जे में कर लेना है, और क्या करता है कि झारखंड के राजवंशों से संबंध स्थापित कर लेता है। झारखंड के राजवंशों से क्या कर लेता है, ये संबंध स्थापित कर लेता है, यानी कि जुट जाता है। ये तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ इसका इससे कनेक्शन हो गया, अब ये इससे जुड़ा है इसको लूटने के लिए, लेकिन अभी इसको इतना पता नहीं है झारखंड के राजवंशों को कि हम लोगों से ये मतलब हम लोगों को लूटपाट करना है। एक तरह से संबंध स्थापित कर लिया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे संबंध स्थापित करने के बाद ये अनियमित हुआ आपका, ठीक है। अनियमित राजवंशी लोग थे झारखंड के, झारखंड के राजवंशी लोग जो थे वे अनियमित कर देने लगे। यहाँ पे क्या करने लगे, कर देने लगे उड़ीसा और बिहार के मुगल सूबेदारों को। मुगल सूबेदारों को तो यहाँ पे जो कर देते थे, टैक्स देते थे, तो ये लिमिट में नहीं था, और इससे जो आगे का समय होता है उसमें मुगल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और यहाँ पे भी झारखंड के सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहीं पे जस्ट आता है आपका मराठों का काल। मराठों का काल, तो मराठों का जो काल है वो है आपका 1741 से 1803। ये काल में डिस्टेंस आप देख रहे हैं,
1741 से 1803 का समय है, इसमें मराठों का काल था, पर झारखंड पे इसका नज़र नहीं था। और जैसे ही यह झारखंड पे हावी होता, यहाँ पे झारखंड पे ये हावी होने ही वाला था, उससे पहले क्या करते हैं कि अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ झारखंड पे कब्जा कर लेते हैं। यहीं पे मराठों का जो समय था, उनका नज़र झारखंड पे पड़ता, उससे पहले आ जाता है आपका अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के झारखंड पे कब्जा। अब यहाँ पे आप देखिए, मराठा काल गया, अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी पे कब्जा हो गया। अब यहाँ पे जब कब्जा हो गया, तो कब्जा का मतलब समझ रहे हैं कि पूरी तरह से अंग्रेज लोग हावी हो गए झारखंड पे। और झारखंड पे यहाँ पे हावी हो गए तो अपने सहयोगियों द्वारा, जैसे उनके सहयोगी थे, महाजन लोग थे, सूबेदार लोग थे, अधिकारी लोग थे, सबसे संपर्क बना करके और यहाँ पे कब्जा कर लिए, पूरी तरह से अपने अंडर में कर लिए। तो झारखंड की जो स्थिति थी वो काफ़ी उथल पुथल हो गई। यहाँ की स्थिति में बिल्कुल मतलब बदलाव हो गए। सारे जितने भी राजवंशी लोग थे सब परेशान हो गए। वही राजवंशी लोग जिसके बारे में मैं पीछे बताई थी, छोटा नागपुर, खासकर नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और भी सारे राजवंश लोग थे, सब परेशान हो गए। फिर इसके बाद यहीं पे झारखंड का जो है जनजातीय विद्रोह छिड़ जाता है। तो जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अंग्रेजों का समय था 1767 से 1837। ये जो समय था, इसके बाद जनजातीय विद्रोह हो जाता है, छिड़ जाता है। और जनजातीय विद्रोह छिड़ जाता है तो झारखंड में ही छिड़ जाता है और राजवंशों के अधीन ही छिड़ता है। राजवंश लोग चाहते हैं कि हमारा झारखंड किसी तरह अलग हो और हम लोग झारखंड पे राज करें। यहाँ पे ये हो गया। अब जनजातीय विद्रोह जो छिड़ता है, उसमें प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में जान ले। ये आपका हुआ जनजातीय विद्रोह। तो इसमें जो प्रमुख थे उसके बारे में जान ले आप लोग। ये प्रमुख थे, तो प्रमुख में आपका एक हो गया हुल विद्रोह, जिसको आप लोग संस्थाल विद्रोह भी कहते हैं। इसका टाइमिंग था आपका 1855 से 56। और दूसरा हुआ आपका उलगुलान विद्रोह, जिसको बिरसा मुंडा का विद्रोह भी कहा जाता है। ये बिरसा मुंडा का विद्रोह भी कह सकते हैं इसको ना। का विद्रोह, इसका जो टाइमिंग था वो था आपका 1899 से 1900। बताइए कि झारखंड के जो क्षत्रिय राजवंशी लोग थे, वे लोग मेहनत किए यहाँ पे भी अंग्रेजों के आने के बाद भी कि हम लोगों का झारखंड एक अलग सत्ता में हो, हम लोग यहाँ पे झारखंड को अलग रूप से शासन करें। फिर भी यहाँ पे झारखंड अलग नहीं हो पाता है और झारखंड फ्री अभी भी नहीं है, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन है ही। ये जनजातीय विद्रोह आपके प्रमुख हुए, संसाल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह। इसके बाद आता है आपको 1857 की क्रांति। ये जो टाइम पीरियड आता है 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह वगैरह भी यही समय हुआ। तो इस समय यह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया, यानी कि 1857 की क्रांति में भी इन लोगों का सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा और अब ये भारत के साथ चलने लगे। और ये 1885 में आपका हमारा जो अभी कांग्रेस है उसका स्थापना हुआ। कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद
हमारा जो भारत है वो कब आज़ाद हो जाता है? 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। और झारखंड जो है वो आपका दक्षिणी बिहार के मतलब बिहार के साथ दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है। ये हुआ आपका। अब यहाँ पे देखें कि भारत देश आज़ाद हो गया और बिहार के साथ हमारा जो झारखंड है वो कवर हो गया, एक साथ हो गया और दक्षिणी बिहार के नाम से जाने जाने लगा। झारखंड तो दक्षिणी बिहार के रूप में आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ के जनजाति लोग थे और राजवंशी लोग कहिए, ये लोगों का दिमाग में एक तरह से बैठ गया था कि हम लोगों का जो राज्य व्यवस्था है वो अलग होना चाहिए, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अलग होना चाहिए। और यहाँ पे आपका 1963 का और जो 73 का ये जो समय है, ये झारखंड से बिहार का मतलब बिहार से झारखंड का जो भी कहिए, ये अलगाव बिखराव का समय था। आंदोलन काफ़ी छिड़ गया था, ये अलगाव बिखराव का समय था झारखंड बिहार से। तो यहाँ तक तो हो गया आपका। 20वीं सदी का जो प्रारंभ होता है, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ के जो जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे और शासन करने वाले थे, राज्य व्यवस्था के रूप में जो मतलब जाना चाहते थे कि राज्य करना है, वे लोग थे पूरी तरह से एग्री हो गए थे कि अब मतलब हम लोगों का झारखंड अलग हो जाना चाहिए। बिहार सरकार को पूरी तरह से टॉर्चर करने लगे। ये यहाँ पे इन्हीं लोगों का कितनी तरह का संगठन हुआ, कितनी तरह की पार्टियां बनी, उसमें एक आपका था प्रमुख JMM। ये हुआ आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आपका हुआ। इसके सहयोग से क्या करना पड़ा बिहार सरकार को, मतलब विवश होकर के यहाँ इन लोगों का आंदोलन को देख करके, प्रेशर को देख करके, दबाव को देख करके बिहार सरकार क्या करती है कि 1995 में जैक की स्थापना कर देती है। यहाँ पे जैक का स्थापना हो जाता है। ये हुआ स्वायत्त शासी परिषद। ये हुआ। ये जो आपका स्वायत्त शासी परिषद हुआ, इसमें ये बोली कि ठीक है, हम आप लोगों को यहाँ पे आज़ाद कर देते हैं कि आप लोग अपना जो राज्य है उसको अपने तरीके से चलाएं, स्वयं चलाएं, पर पूर्ण तरह से आज़ाद नहीं करती है, मतलब अलग नहीं करती है। यहाँ पर भी बिखराव नहीं हुआ, अभी भी दक्षिणी बिहार ही है। लेकिन फिर भी इन लोग नहीं माने, यानी कि यहाँ के जनजाति लोग नहीं माने, आदिवासी लोग नहीं माने, जो राज्य करने वाले लोग थे वे लोग नहीं माने। इन लोगों का नहीं मानना हुआ, आंदोलन का एकदम आगे बढ़ना हो गया, पूरी तरह से आंदोलन छिड़ गई। तो फिर ये जो बिहार की जो सरकार है वे विवश होकर के कहिए तो इन लोगों का जो आंदोलन है उसको देख करके 15 नवंबर को वर्ष 2000 ईस्वी में क्या करती है कि झारखंड है जो हमारा, इसको 28वें राज्य के रूप में घोषित कर देती है। यही हमारा जो झारखंड है वो 28वां राज्य के रूप में हमारे अस्तित्व में आ जाता है। वही झारखंड राज्य जो कि हमारा आदिवासी बहुल राज्य है, और यहाँ पे जब झारखंड नए राज्य के रूप में आ जाता है तो यहाँ के जितने भी लोग थे वो काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को झारखंड का जो राज्य है वो एक उपहार के रूप में मिलता है, और ये हमारा झारखंड जो राज्य है यहीं पे एक अस्तित्व में आ जाता है। तो ये हुआ आपका झारखंड का इतिहास का लगभग संक्षेप में परिचय। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग लगभग सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। हमारे सारे वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।